मैं नाम लिख देता हूँ, रजिया सुल्तान। और कब से कब तक शासन किया था इसने? 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था रजिया सुल्तान ने। तो हम पढ़ते हैं 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था रजिया सुल्तान ने। अब देखिए रजिया सुल्तान में हम पढ़ते हैं, जो रजिया सुल्तान है इससे आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिल्ली सल्तनत की पहली व एकमात्र, ये दिल्ली सल्तनत की पहली व एकमात्र महिला शासिका थी। पहली व एकमात्र महिला शासिका थी। तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखोगे। और याद रखें, रजिया सुल्तान से आपके एचएसएससी में क्वेश्चन बनते हैं। ये दिल्ली सल्तनत की पहली व एकमात्र महिला शासिका थी। इसी में हम पढ़ते हैं, जैसे ही ये सुल्तान बनी, तो सुल्तान आप लोगों को पता है सुल्तान उस समय का राजा ही था, और राजा का काम ही क्या होता है? दरबार में जाना और न्याय करना। जैसे ही रजिया सुल्तान शासिका बनी तो ये दरबार में जाती थी और न्याय करती थी, लेकिन ये दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। अब आप ये कहोगे सर ये खुले मुंह कैसे जाती थी? तो एक बार मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो ये दरबार में खुले मुंह जाने लगी। खुले मुंह का मतलब है ये दरबार में काबा, तो हम पढ़ते हैं काबा यानी कि कोट पहनकर जाती थी, और ये दरबार में कुलाहा पहन के जाती थी। ये दरबार में कुलाहा पहनकर जाती थी। कुलाहा का मतलब होता है टोपी। तो हम पढ़ते हैं ये कुलाहा और काबा पहनकर जाती थी। अब समझिए इस लाइन का मतलब क्या है। तो देखिए जो ये शासन है सारा का सारा, ये सारा का सारा शासन मुस्लिम शासन है। और आपको मैं बता दूं, उस समय जो मुस्लिम है, उस समय मुस्लिम को, जो ये मुस्लिम शासन हुआ करता था, और आज भी प्रेजेंट में जिन देशों के अंदर मुस्लिम शासन है वहाँ पे कानून लागू होता है जिसका नाम है शरीयत कानून। शरीयत कानून में क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं को अपना जो फेस होता है वो हमेशा ढक के रखना होता है, यानी वो हमेशा बुर्के के अंदर रहते हैं। या फिर ये कहा जाता है अगर वो अपना फेस किसी पराये मर्द को दिखाएंगी तो उनको कोई भी सजा दी जा सकती है। आज भी अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों में ऐसा होता है। तो उस समय महिला बुर्के के अंदर रहती थी। अब ये खुद महिला थी, शासिका बन चुकी थी, लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही शासिका बनी तो इसने बुर्के को त्याग दिया, यानी पर्दा जो प्रथा थी उसको त्याग दिया था इसने। और इसने क्या किया, खुले मुंह, यानी कि ये जेंट्स की तरह या फिर शासकों की तरह क्या करती, कोट या टोपी पहन के जाती थी। अब इसने जेंट्स के कपड़े फॉलो करने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही इसने शरीयत कानून को मानने से इनकार कर दिया और ये खुले मुंह दरबार के अंदर आने लगी, तो दरबार में वो जो 40 तुर्क सरदार थे जिनके हाथ में पावर थी सारी की सारी, क्योंकि उनका काम ही होता था इल्तुतमिश को सलाह देना, राजा को सलाह देना, उनको बुरा लगा क्योंकि उनको लगा ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, ये शरीयत कानून को अनफॉलो कर रही है। तो यहाँ पे 40 तुर्क सरदारों ने कहा रजिया सुल्तान का ये ठीक काम नहीं है, ये इस्लाम धर्म की आलोचना मानी जाएगी। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान ने क्या किया, उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। और इसने क्या किया, इसने कहा ये हमेशा ही खुले मुंह आएगी और ऐसे ही काबा और कुलाहा पहन के आएगी। तो जो वो 40 तुर्क सरदार थे वो धीरे धीरे विरोध में आ चुके थे, किसके, प्रोटेस्ट कर चुके थे, किसका, रजिया सुल्तान का। अब उन 40 तुर्क सरदार और रजिया सुल्तान की आपसी लगभग दुश्मनी सी उठ चुकी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान ने क्या किया। अब जो तुर्क सरदार थे 40 लोग थे, वो बड़ी पोस्ट पे थे और सारे के सारे तुर्क से आए थे, तो उन्होंने रजिया सुल्तान का साथ देना भी धीरे धीरे कम कर दिया और रजिया सुल्तान को ना कोई सलाह देते थे और ना प्रशासन चलाने में कोई हेल्प करते थे। अब ये तो शासिका थी, इसको भी अपने पिता की तरह महत्वाकांक्षी थी और ये भी इस प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या ये प्रशासन को चलाना चाहती थी और 40 तुर्क सरदारों ने इसका साथ देने से मना कर दिया। तो इसने क्या किया, एक ईरानी व्यक्ति था जिसका नाम था एतगिन, एक ईरानी व्यक्ति था जिसका नाम था एतगिन। इसने एतगिन को क्या किया, एक बड़ी पोस्ट दे दी और उसको क्या किया, बदायूं का राज्यपाल बना दिया, बदायूं का गवर्नर बना दिया। इसने एतगिन को बदायूं का गवर्नर बना दिया। अब देखिए जैसे ही इसने एतगिन को बदायूं का गवर्नर बनाया और साथ में इसने क्या किया, एक ईरानी व्यक्ति और था जिस ईरानी व्यक्ति का नाम था अल्तुनिया, जिसका नाम था
अल्तुनिया, इसने अल्तुनिया को क्या किया, भटिंडा का गवर्नर बना दिया। इसने अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बना दिया। अब जैसे इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो 40 तुर्क सरदार इसकी हेल्प नहीं करते थे, इसने 2 बड़ी पोस्ट किसको दे दी, एतगिन को और अल्तुनिया को। जैसे ही 40 तुर्क सरदारों को इस बात का पता चला, उनको बुरा लगा, वो रजिया के पास गए और उनसे कहा, देखिए आपके पिता बिलीव करते थे तुर्की लोगों पर, इसलिए उन्होंने 40 की 40 पोस्ट तुर्की लोगों को दी, और आप ये काम गलत कर रहे हो, आप गैर तुर्की लोगों को ये सारी बड़ी पोस्ट दे रहे हो। यानी कि ये तुर्क के नहीं थे, ये तो कहाँ के थे, ईरान के थे। और रजिया को करना ऐसा जायज था, क्यों, क्योंकि रजिया को प्रशासन भी चलाना था यहाँ पे। तो जैसे ही ये काम रजिया ने किया, तो इसके पीछे की कहानी उन 40 तुर्क सरदारों को पता चली, उनको इस बारे में पता चला, जो ये अल्तुनिया है, ये अल्तुनिया रजिया का बचपन का प्रेमी है, और रजिया ने इसीलिए इसको इतनी बड़ी पोस्ट दी है अल्तुनिया को। और ये बात 40 तुर्क सरदारों ने क्या किया, पूरे के पूरे दिल्ली के अमीरों को बताया, दिल्ली की जनता को बताया कि अल्तुनिया ने अपने बचपन के प्रेमी को भटिंडा का गवर्नर बनाया है। तो यहाँ पे जो अल्तुनिया ये भटिंडा में रहता और ये दिल्ली में रहते थे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति और था जिसका नाम था मलिक याकूत। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम था मलिक याकूत, एक व्यक्ति जिसका नाम था मलिक याकूत, ये मलिक याकूत कहाँ का रहने वाला था, तो हम पढ़ते हैं ये एबिसीनिया का रहने वाला था। ये एबिसीनिया कहाँ पे है, ये अफ्रीका के अंदर है, ये अफ्रीका का एक हबसी था मलिक याकूत। रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसको एक छोटे से पद से उठा के इसको घुड़सवारों का अध्यक्ष बना दिया, इसको घुड़सवारों का अध्यक्ष बना दिया, इसको घुड़सवारों का अध्यक्ष बना दिया, घुड़सवारों का हेड बना दिया। तो हम पढ़ते हैं इसको घुड़सवारों का अध्यक्ष बना दिया। अब देखिए मलिक याकूत कौन था, या इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, तो वो गौर से सुन लीजिए। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो ये मलिक याकूत था, इसके बारे में ये बताया जाता है, मलिक याकूत इल्तुतमिश के समय में आया था, और ये एबिसीनिया का एक हबसी था। मलिक याकूत एक बावर्ची, एक चेफ का काम करता था, यानी कि जो मलिक याकूत था ये खाना बनाने का काम करता था। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने इसे अपने घोड़े के साथ रख लिया और अपना बॉडीगार्ड बना लिया था, यानी अपना अंगरक्षक बना लिया था। मलिक याकूत का काम क्या था, ये हमेशा सुल्तान के साथ रहता, इन इल्तुतमिश के साथ रहता, और ये इल्तुतमिश को क्या करता, उसके पैर अपने हाथों पे रखवा कर उसे घोड़े पर बैठाने का काम करता। अब सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश तो जन्नत नसीर हो चुके, इसका काम तो वही है सुल्तान के साथ रहना, और सुल्तान ही कौन है, रजिया सुल्तान। तो ये रजिया सुल्तान को भी क्या करता, घोड़े पर बैठाने का काम करता। तो ये हमेशा रजिया के साथ रहता। तो जैसे ही रजिया को घोड़े पर बैठाता तो रजिया को प्रेम हो गया किसके साथ में, मलिक याकूत के साथ में, और मलिक याकूत के साथ में प्रेम प्रसंग बढ़े किसके, रजिया के। और रजिया ने क्या किया, इसको इस छोटी सी पोस्ट से उठा के इसको पूरे घुड़सवारों का अध्यक्ष बना दिया, यानी एक अफ्रीकी को भी इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। अब 40 तुर्क सरदारों को पता चला क्या रजिया क्या कर रही है, गैर तुर्की सामंत या गैर तुर्की लोगों को ये बड़ी पोस्ट दे रही है। तो यहाँ पे वो 40 तुर्क सरदार सारे के सारे इकट्ठे होके गए किसके पास, अल्तुनिया के पास, क्योंकि उनको पता था वो अल्तुनिया हेल्प कर सकता है। उन 40 तुर्क सरदारों ने जाके अल्तुनिया को भड़का दिया, या अल्तुनिया को जाके ये कहा, देखिए जो रजिया सुल्तान है वो मलिक याकूत से प्रेम करती है, इसी के साथ में निकाह करेगी, और अगला जो सुल्तान है वो मलिक याकूत को बनाएगी। अल्तुनिया इस बात को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि अल्तुनिया को पता चला, तो अल्तुनिया ने क्या किया, अटैक कर दिया किसके ऊपर, रजिया के ऊपर। तो हम पढ़ते हैं अल्तुनिया ने दिल्ली में रजिया के ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया, और जैसे ही अटैक किया उसने मलिक याकूत की हत्या कर दी, मलिक याकूत की हत्या कर दी, और रजिया को इसने कैद कर लिया। और रजिया को कैद करके अल्तुनिया कहाँ ले गया, भटिंडा में ले गया। तो हम पढ़ते हैं रजिया को कैद करके ये कहाँ ले गया, भटिंडा में। और जैसे ही रजिया को भटिंडा में ले गया, वहां पे जाके रजिया के सामने ऑप्शन ये रखा, या तो आप दिल्ली सल्तनत मुझे दे दीजिए या फिर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अब रजिया सुल्तान को रजिया सुल्तान को इस कैद से मुक्त होना था। अब कैद से मुक्त होने का एक ही रास्ता था, और वो क्या था, उसके साथ विवाह करना। तो रजिया सुल्तान ने राजनीतिक तौर पे अल्तुनिया के साथ विवाह किया। दोनों ने जैसे ही भटिंडा में विवाह किया, पीछे से क्या हुआ, उन 40 तुर्क सरदारों ने दिल्ली के ऊपर जल्दबाजी में रजिया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और जैसे ही बहराम शाह को पता चला अल्तुनिया और जो ये रजिया सुल्तान है इन्होंने आपसी में विवाह कर लिया है और ये वापस गद्दी लेने के लिए दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो जैसे ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया अपनी गद्दी को पाने के लिए, बात है 1240 की,
तो हम पढ़ते हैं 1240 में अपनी गद्दी लेके ये दिल्ली की तरफ आने लगे बठिंडा से, तो ये हरियाणा के कैथल नामक स्थान के ऊपर पहुंचे। ये हरियाणा के कैथल नामक स्थान के ऊपर एक शिविर के अंदर पहुंचे और बहराम शाह और 40 तुर्क सरदारों को इस बात का पता चला रजिया सुल्तान और अल्तुनिया कहाँ पे आ रहे हैं, दिल्ली में अटैक करने के लिए। तो बहराम शाह ने क्या किया, 40 तुर्क सरदारों को रास्ते में ही भेज दिया और वहां पे उन 40 तुर्क सरदारों ने क्या किया, इसके शिविर को घेर लिया और रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। तो हम पढ़ते हैं 1240 में कैथल के अंदर रजिया की हत्या कर दी गई, रजिया को मार दिया गया। और जैसे ही रजिया की हत्या की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा आपके लिए, रजिया का मकबरा कहाँ पे है, आपके HSSC की कल रख के एग्जाम में आया था। रजिया का मकबरा कहाँ पे है, हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये थी रजिया सुल्तान। जैसे ही रजिया सुल्तान की डेथ हुई, उसका भाई बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का अगला राजा बना। और हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बहराम शाह के बारे में। इसके बाद अगला जो राजा था वो बहराम शाह बना। तो देखिए बोर्ड पे, तो हम पढ़ते हैं अगला जो राजा था वो बहराम शाह बना था। जो ये बहराम शाह था, ये बहराम शाह गद्दी पर बैठा था 1240 से लेकर 1242 तक, 2 साल तक। इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये एक अयोग्य शासक था, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। बस इसमें ध्यान रखेंगे आप ये, इसके शासनकाल में बात है 1241 की। 1241 में मंगोलों का भारत पर दूसरा आक्रमण हुआ था। मंगोलों का भारत में सेकंड अटैक हुआ था। मंगोलों का भारत में सेकंड आक्रमण हुआ था, दूसरा अटैक हुआ था इसके समय में। इसको भी 2 साल के बाद उन 40 तुर्क सरदारों ने गद्दी से हटा दिया। अब देखिए, जो 40 तुर्क सरदार थे उनके हाथ में इतनी पावर आ चुकी थी, वो किसी को भी गद्दी से हटाते थे, किसी को भी गद्दी पर बैठा देते थे। तो हम यहां पर पढ़ते हैं 1241 में मंगोलों का अटैक हुआ था और लगभग 2 साल बाद ही, यानी 40 के 2 साल बाद बहराम शाह को गद्दी से हटा दिया गया। और बहराम शाह को गद्दी से हटा के इन्हीं का एक मंत्री को गद्दी पर बैठा दिया गया, जिसका नाम था मसूद शाह है, जिसका नाम था मसूद शाह। ये मसूद शाह भी एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, यानी मसूद शाह ने भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए। और 1242 से 46 तक मसूद शाह शासक बना। इसके बाद गद्दी पर बैठा नसीरुद्दीन शाह। इसके बाद गद्दी के ऊपर बैठा था नसीरुद्दीन शाह। और जो ये नसीरुद्दीन शाह था, ये गद्दी पर बैठा था 1246 से लेकर 1265 तक। अब देखिए, 1246 से लेकर 1265 तक नसीरुद्दीन शाह गद्दी पर बैठा। ये कौन था, तो उन 40 तुर्क सरदारों का हेड मैंने बताया था बलबन था। और बलबन ने क्या किया, बलबन की बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया, और वो किसके साथ, नसीरुद्दीन शाह के साथ। ये एक छोटे दमके का व्यक्ति था। तो बलबन ने क्या किया, उसके हाथ में तो पावर थी, 40 तुर्क सरदारों का हेड था। तो बलबन ने क्या किया, बलबन ने नसीरुद्दीन शाह को गद्दी पर बैठा दिया, अपने दामाद को सुल्तान ही बना दिया। तो यहाँ पे 1-2 लाइनें हैं आपके पास पढ़ने के लिए। तो हम पढ़ते हैं ये कौन था, तो हम पढ़ते हैं ये बलबन का दामाद था। ये बलबन का दामाद था। तो हम पढ़ते हैं ये कौन था, ये बलबन का दामाद था। इसने क्या किया, इसने बलबन को एक टाइटल दिया। इतिहासकारों का ये कहना है, ये बलबन ने जानबूझ के अपने आप को टाइटल दिलवाया था। इस टाइटल का नाम क्या था, उलुग खां। इस टाइटल का नाम था उलुग खां। देखिए, एग्जैक्ट में छोटे दमके का व्यक्ति था, इसे शासन चलाना आता ही नहीं था, शासन तो बलबन ही चलाता था। तो बलबन ने अपने आप को एक उपाधि दिलवा दी, उलुग खां। उलुग खां का मतलब है पूरे विसव का खां, यही बोला जाता है। इसका मतलब यही था क्या, जितनी भी जो पावर हैं, यानी कि नाम तो सुल्तान का चलेगा नसीरुद्दीन शाह का, लेकिन सारी पावर किसके हाथ में होंगी, बलबन। यानी किसी भी व्यक्ति को नसीरुद्दीन शाह से कोई काम होगा तो उसे पहले किससे मिलना पड़ेगा, बलबन से। एक प्रकार का से ही उसका सेक्रेटरी बन चुका था। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बलबन ने अपने आप को उपाधि दी। यहाँ से नसीरुद्दीन शाह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता आपके एग्जाम में, आपसे ये पूछा जाता है, इतिहास का वो शासक बताएं जो टोपी सीकर अपना जीवन चलाता था। टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, अपना जीवन चलाता था। तो याद रखेंगे, टोपी सीकर अपना जीवन चलाने वाला शासक कौन था, नसीरुद्दीन शाह था। इसका मतलब ये है, ये राजा बनने से पहले टोपियां बनाने का काम करता था, इसीलिए बोला जाता है टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करने वाला शासक। इसके बाद
जो बलबन था वो इसके शासन से तंग आ चुका था, इसे शासन तो चलाना ही नहीं आता था, इसलिए गद्दी के ऊपर कौन बैठा? बलबन बैठा। अब हम पढ़ने वाले हैं बलबन के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से HSSC में 1-2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? बलबन के बारे में। तो देखिए जो बलबन है, बलबन 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया। बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया था। बलबन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक एक करके लिख देता हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है दल चालीसा का अंत किसने किया? दल चालीसा को खत्म किसने किया? तो हम पढ़ते हैं दल चालीसा का अंत बलबन ने किया था। दल चालीसा का अंत किसने किया? बलबन ने। बलबन ने दल चालीसा को खत्म क्यों किया था? तो गौर से सुन लीजिए, बलबन दल चालीसा का हेड था, काफी सालों से वो दल चालीसा में रहा था, एक सैनिक के पद से वो धीरे धीरे हेड बना दल चालीसा का इल्तुतमिश के समय में, और आज जाके वो सुल्तान बना। इसे इस बात का पता था जो ये दल चालीसा जो तुर्काने चहलगानी के 40 तुर्क सरदार हैं, ये हमेशा सुल्तान पे हैवी रहते हैं। तो इसने क्या किया? इसने दल चालीसा का हेड बनते ही इसने सबसे पहले सोचा, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा ये मानता था, इसका ये मानना था, ये बचपन से इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, अपने आप को खुदा के समान मानता था, और दल चालीसा का काम ही सलाह देना था, इसका मानना था इसको कोई सलाह नहीं दे सकता। और इसने क्या किया? दल चालीसा को ख़त्म करने का निर्णय लिया। इसने एक बार 40 के 40 तुर्क सरदारों को सिंध के अभियान पर भेज दिया, और पीछे से अपने सेनापति को भेजा, और सेनापति को भेज के बोला इन 40 तुर्क सरदारों की हत्या कर दी जाए। इसने 40 तुर्क सरदारों को मरवा दिया। तो आपसे एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है दल चालीसा का अंत किसने किया? बलबन ने। दल चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसने इंपॉर्टेंट काम क्या किया था जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है? तो हम पढ़ते हैं इसने एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम था सिजदा, और इसने दूसरी प्रथा चलाई थी जिसका नाम है पैबोस। तो हम पढ़ते हैं इसने सिजदा व पैबोस नाम की जो प्रथा थी वो प्रारंभ की थी। अब ये सिजदा और पैबोस क्या है वो गौर से सुन लीजिए। तो देखिए जो ये सिजदा है, सिजदा का मतलब क्या होता है? ये अपने आप को खुदा या अल्लाह के बराबर मानता था, इसका ये मानना था ये अल्लाह खुदा यानी भगवान के बराबर है। तो इसने प्रथा चला दी सिजदा। सिजदा का मतलब ये है ये जब भी कहीं जाएगा या कोई भी व्यक्ति बलबन के सामने आ जाएगा तो बलबन को देखते ही अपने घुटनों के बल बैठ जाएगा और अपने सिर को झुकाएगा और बलबन को नमन करेगा। और बलबन ने दूसरी प्रथा पैबोस की चलवाई। पैबोस का मतलब क्या होता है? इसको पाइबोस भी बोला जाता है। तो पैबोस का मतलब ये है, बलबन ने ये कहा जब बलबन चल के उस व्यक्ति के पास जाएगा तो उस व्यक्ति को अपने घुटने यानी अपने पेट के बल लेट के बलबन के पैर चूमने पड़ेंगे। वो क्या हुआ? पैबोस। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा चलवा दी थी। तो ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, सिजदा व पैबोस की प्रथा किसने चलवाई थी? बलबन ने चलवाई थी। अब बलबन ने प्रथा चलवा दी और दिल्ली के आसपास बलबन रहता था, तो दिल्ली के आसपास के स्थानों जाटों का या जाट रीजन माना जाता है, क्योंकि हरियाणा और यूपी में दिल्ली के आसपास में जाट लोग ज्यादा थे। तो उस समय जो मेवात था, मेवात में काफी सारे जाट रहते थे, तो जाटों ने साफ इनकार कर दिया सिजदा व पैबोस करने से बलबन के सामने। तो यहाँ पे बलबन ने जाटों के इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति चला दी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति चलाई। बलबन ने लोहे एवं रक्त, ब्लड एवं आयरन पॉलिसी, ब्लड एवं आयरन पॉलिसी, लोहे एवं रक्त की नीति, ये क्या थी? तो बलबन ने घोषणा की जो भी व्यक्ति बलबन के सामने गर्दन उठाएगा, बलबन की बात नहीं मानेगा, तो गर्दन उसकी होगी, तलवार हमारी होगी। इसी को बोला गया था लोहे एवं रक्त की नीति। और इसने लोहे एवं रक्त की नीति चला के इसने मेवात में ये कहा या तो आप सारे इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए अन्यथा आप सभी की हत्या कर दी जाएगी। तो यहाँ पे मेवात के जितने भी जाट कम्युनिटी के लोग थे सभी ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, और आज मेवात में सबसे ज़्यादा इस्लामिक लोग हैं जो बलबन के समय में इस्लाम धर्म को कबूल किया गया था। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं लोहे में रक्त की नीति के बारे में। अब देखिए ये नीति लोहे में रक्त की किसने चलाई थी? बलबन ने। और हम बलबन में क्या पढ़ते हैं? बलबन ने अपने आप को उपाधि दी थी। हम यहाँ पे पढ़ते हैं बलबन ने अपने आप को 2 उपाधि दी थी, और वो उपाधियाँ कौन सी थी? तो हम पढ़ते हैं बलबन ने अपने आप को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था जिल्ले इलाही। बलबन ने अपने आप को एक उपाधि दी जिस उपाधि का नाम था जिल्ले इलाही, और बलबन ने दूसरी उपाधि दी जिसका नाम था नियामत ए खुदाई।
जिसका नाम था नियामत ए खुदाई। बलबन ने अपने आप को दो उपाधि दी, जिल्ले इलाही और नियामत ए खुदाई। इनका मतलब क्या होता है? तो एक का मतलब होता है ईश्वर की छाया। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, याद रख लेना। जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया। और इसके बाद में लिखता हूं नियामत खुदाई का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो देखिए बलबन ने अपने आप को उपाधि दी, जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर की छाया मानता था, और नियामत खुदाई का मतलब वो अपने आप को ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि भी मानता था। अब देखिए इसके बाद हम और बलबन से क्या पढ़ेंगे, या बलबन ने और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करवाए थे अपने शासनकाल में। तो हम पढ़ते हैं बलबन ने एक त्यौहार चलवाया था अपने शासनकाल के अंदर। बलबन ने एक त्यौहार मनाना प्रारंभ किया था। तो यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बलबन ने नवरोज का त्यौहार प्रारंभ किया था। तो हम पढ़ते हैं बलबन ने नवरोज का त्यौहार बनाना प्रारंभ किया था। आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है नवरोज का त्यौहार बनाना किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। अब ये नवरोज का त्यौहार क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है, ये नववर्ष को नवरोज बोला जाता है। अपना नववर्ष नहीं बल्कि ईरान देश का नववर्ष, और ईरान का पहले नाम ही क्या था? फारस। तो फारस के नववर्ष को तो हम पढ़ते हैं फारस के नव वर्ष को, जो कि लगभग 21 मार्च के पास आता है, इसी को नवरोज बोला जाता है। नवरोज त्योहार बनाना किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने। हम आगे कंटिन्यू करते हैं बलबन को। तो देखिए हम इसमें पढ़ते हैं आगे, जो बलबन है, बात है 1287 की। 1287 में मंगोलों का भारत में तीसरा अटैक हुआ। बलबन के समय में मंगोलों का थर्ड अटैक हुआ, तीसरा आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में बलबन ने क्या किया? इस आक्रमण में बलबन ने अपने बेटे को भेज दिया, जिस बेटे का नाम था शहजादा मोहम्मद। बलबन का एक बेटा था, इकलौता बेटा था, जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद को आक्रमण को दबाने के लिए भेजा, और मंगोलों ने क्या किया? इसके बेटे की हत्या कर दी। जैसे इसके बेटे की हत्या हुई, बलबन इस दुख को सहन नहीं कर सका, क्योंकि बलबन ने आज तक इतना स्ट्रगल किया था, इतना बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी अपने इस एकमात्र इकलौते बेटे को गिफ्ट करने के लिए। अब इसका बेटा ही नहीं रहा, तो बलबन इस दुख को सहन नहीं कर पाया, और 1287 में ही बलबन की डेथ हो गई। तो हम पढ़ते हैं बलबन की भी मारा गया। जैसे ही बलबन मारा गया, अब बात आई गद्दी को कौन संभालेगा दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि बलबन भी मारा जा चुका है और साथ में बलबन का बेटा भी मारा जा चुका है, शहजादा मोहम्मद। तो यहाँ पे शहजादा मोहम्मद के दो बेटे थे अल्पायु के, यानी बलबन के पौत्र, बलबन के पोते। एक का नाम था कैकुबाद। तो हम पढ़ते हैं इस शहजादा मोहम्मद का एक बेटा जिसका नाम था कैकुबाद, इस कैकुबाद को 1287 में गद्दी पर बैठा दिया गया, और ये 1287 से 90 तक सुल्तान बना। और हम पढ़ते हैं इस कैकुबाद का एक वजीर था, इस कैकुबाद का एक वजीर था, जिस वजीर का नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज, इसका एक वजीर था जिसका नाम था मलिक फिरोज। इस मलिक फिरोज ने क्या किया? कैकुबाद को धोखे से मरवा दिया। इसने इस कैकुबाद की हत्या कर दी, और कैकुबाद के स्थान पे इसी के छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया, जिसका नाम था कैमुर्स, जिसका नाम था कैमुर्स। और कैमुर्स कब से कब तक गद्दी पर बैठा? 1290 में ही कुछ टाइम के लिए। और कैमुर्स की भी हत्या किसने कर दी? मलिक फिरोज ने। मलिक फिरोज ने इसको भी धोखे से गद्दी से हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठा। तो देखिए जो ये मलिक फिरोज है, इसने इस गुलाम वंश की एंड कर दिया, यानी गुलाम वंश को खत्म कर दिया, खुद गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठ के इसने गुलाम वंश को खत्म करके एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम था खिलजी वंश, और इसी का नाम है फिरोज खिलजी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसने एक नए वंश की शुरुआत की, जिस नए वंश का नाम था खिलजी वंश। तो हम पढ़ते हैं इसने एक नए वंश की शुरुआत की जिसका नाम है खिलजी वंश, और यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहलाएगा। तो आज की क्लास में देखिए सारे स्टूडेंट, हमने गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया है, और गुलाम वंश से आने वाले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ के साथ कंटिन्यू रिवीजन भी करते रहिए और बैक और जितनी क्लास हैं उनको देखते रहिए। आने वाली क्लास में हम सेकंड वंश को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खिलजी वंश। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। बाय बाय।